What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर आर्मी. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो. कई बार यार आप लोगों को ये लगता होगा ना कि अपनी ही लाइफ में बहुत बहुत बड़ी टेंशन है और लोगों की लाइफ तो बिंदास चल रही है. हर एक इंसान जब लाइफ में कोई दिक्कत फेस करता है तो उसको ऐसी फीलिंग आती है, ये लगता है कि बस अपनी ही लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं, बाकी तो सब इंजॉय कर रहे हैं, सबकी लाइफ बिंदास चल रही है. उन्हें कहते हैं दूर के ढोल सुहावने, यानी कि दूसरे की लाइफ बिल्कुल बिंदास नजर आएगी. बस ये लगेगा कि यार मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा दिक्कत है. अगर सेम पैटर्न आप लोगों को नजर आ रहा है तो ये बहुत गलत बात है. आप लोग अपनी लाइफ को इतनी ज्यादा बर्डन में लेकर चल रहे हैं कि आप लोगों को ये लग रहा है कि हाँ सारी टेंशन दुनिया भर की मेरी लाइफ में है. इसका रीजन पता है क्या है? आप लोग हमेशा नेगेटिव चीजों पर फोकस करते हैं. आप लोग हमेशा उस चीज पर फोकस करते हैं जो आप लोगों के पास में नहीं है. भले ही आप लोगों के पास में दुनिया भर के सारे ऐशो आराम हो, पर लेकिन एक कोई ऐसी चीज जो आप लोगों के पास में नहीं है और दूसरे के पास में है, वो आप लोगों को टेंशन देकर चली जाती है. यार उसके पास में तो ये सारी फैसिलिटी है, मेरे पास में एक भी फैसिलिटी नहीं है. अगर इस तरीके की चीजों से आप लोग जूझ रहे हैं तो आप लोग मैक्सिमम टाइम जो है अपना वो बर्बाद कर रहे होंगे. अगर कुछ पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों को बात बताऊं, जैसे मैंने आप लोगों को आर्नोल्ड साहब के बारे में बात बताई थी. एक किसान परिवार का लड़का, एक ऐसी एरिया से निकल के आने वाला जिसके पेरेंट्स ये चाह रहे थे कि वो क्या करे, बस किसी तरीके से अपना एक छोटी मोटी जॉब करे, उसके बाद में अपना शादी करे, बच्चे बच्चे करे और लाइफ को एंजॉय करे. ये था आर्नोल्ड के पेरेंट्स का एक तरीके से, जो यानी कहते हैं कि एक तरीके से उनका प्लान कि हाँ अपने बच्चे को कैसे लेकर चलना है. और उसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है यार, क्योंकि वो एक तरीके से उस चीज को इसलिए लेके चल रहे थे क्योंकि वो उसी तरीके की जिंदगी जी रहे थे. अब आर्नोल्ड के माइंड में क्या चल रहा है और उनके पेरेंट्स के माइंड में क्या चल रहा है, वो दोनों कंप्लीटली डिफरेंट थे. तो एक तो तरीका ये था आर्नोल्ड के सामने कि जो जो उसके पेरेंट्स चाह रहे हैं उसी के हिसाब से जिंदगी जीना स्टार्ट कर दे, शादी कर ले, अपना नॉर्मल इंसान की तरीके से जिंदगी जीना स्टार्ट कर दे. दूसरी साइड में ये था कि अपने लाइफ का जो गोल है, अपना जो टारगेट है उसको फोकस करना स्टार्ट करें, अपना विजन जो है बिल्कुल इतना क्लियर करें कि कुछ भी हो जाए बस अपना टारगेट अचीव करना है. तो उस इंसान के द्वारा अपने टारगेट पर फोकस किया गया. उस इंसान के द्वारा सारी चीजें छोड़कर अपने गोल को गले से लगाया. इतनी मेहनत करी कि दूसरे लोगों सुनकर हैरान हो जाए कि कोई पर्टिकुलर पर्सन इतनी ज्यादा मेहनत कैसे कर सकता है. तो यार कुछ भी इस दुनिया में अगर आप लोग को अचीव करना है तो साधारण सा और सिंपल सा फॉर्मूला है, मेहनत इतनी करो कि उस एरिया में उस आपसे ज्यादा मेहनत कोई कर ना पाए. और इसी के साथ में हमेशा विजन अपना क्लियर रखो. जो ऑब्स्टिकल होते हैं ना, जो फालतू की चीजें होती है, उसने ये बोल दिया तुम नहीं कर पाओगे. कितने आदमियों ने ये बोला है तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है, 5-6 आदमियों ने बोल दिया. आप लोग के आसपास में 8-10 आदमी होंगे जिन्होंने बोल दिया. इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि आप लोग हैं भी कि नहीं है. उनको क्या पता आप लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. और 6-7 लोगों ने जो बोला है आप लोगों नहीं कर पाओगे, ये उनका खुद का माइंडसेट है. आप लोग खुद देखिए ना आप लोग क्या कर सकते हैं. ये आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा, ना कि कोई और डिसाइड करेगा आप लोगों की जगह आकर. ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए और अच्छे से लाइफ में चीजों को इंप्लीमेंट कर चलिए. काफी प्यारा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिए. और ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा जा चुका है. बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर कंट्री आप लोगों के सामने दे रखी है, जो यहाँ पर एशियन कंट्री है, तो इसमें आप लोगों को ये बताना है आसियान कंट्री के अंदर कौन कौन सी कंट्री जो है यहाँ पर लैंडलॉक है, कौन सी कंट्री लैंडलॉक है. लैंडलॉक का मतलब चारों तरफ से जो जमीन से घिरी हुई है. तो कंबोडिया है, लाओस है, थाईलैंड है या फिर सिंगापुर है. सही आंसर आप लोग बताइए. वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगा. अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया कीजिए. इधर उधर कर जरा सा भी अगर क्वेश्चन चेंज कर आ गया तो फिर आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक बच्चा तो ये बोल रहा है कि सर कम्युनिटी टैग कहाँ पर आप क्वेश्चन पोस्ट करते हैं. जब आप लोग यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे स्टडी लवर वीर और जो चैनल खुलकर आएगा उस पर क्लिक करना, फिर आप लोग चैनल पर पहुंच जाएंगे. फिर आप लोग को देखने को मिलेगा होम, वीडियो, प्लेलिस्ट और यहाँ पर एक कम्युनिटी. जो एक कम्युनिटी होता है इसमें मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों के पोस्ट करता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर जब आप लोग अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑप्शन आता है. कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में, ये मैं ऑलरेडी वीडियो में आप लोगों को बता चुका था मॉर्निंग में. और फिर मैंने क्वेश्चन पूछा तो देखिए क्या होता है. बेसिकली आप लोग मैक्सिमम टाइम ऐसी हरकतें करेंगे एग्जाम के अंदर भी. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बोला गया, ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में मैच कर लिया. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, सीधा सीधा आंख बंद करी और 52% लोगों के द्वारा क्वेश्चन का आंसर दे दिया गया. इससे क्या समझ में आता है? इससे देखिए दो चीजें समझ में आती है. एक तो ये समझ में आता है कि आप लोगों को जो पढ़ रहे हैं ना अच्छे से सीरियस होकर, उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो ऐसे जो मेहनत कर ही नहीं रहे हैं. तो ये तो रेस में से वैसे आउट हो गए. एक तो ये कंक्लूजन निकलता है. दूसरा ये कंक्लूजन निकलता है कि आप लोग क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते ही नहीं है. ठीक है, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं देखिए वो तो एक तरीके साइड में हो गए. क्वेश्चन को वीडियो के अंदर डिस्कस करने के बाद भी अगर यहाँ पर 52% लोग जो है वो गलत आंसर दे रहे हैं, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलना चाहिए? मेरी समझ में तो नहीं आया, ये आप ही लोग बता दीजिए मुझे. यानी कि इसका आंसर जो था वो था सी,
पर लेकिन फिर भी 52% लोग, यार मुझे लगता चलो दूसरे नंबर पर आ जाता, तीसरे पर आ जाता, पहले नंबर पर मतलब 50% से भी ज्यादा लोगों ने गलत आंसर दे दिया, वो भी डिस्कस करने के बाद में। तो क्या चलता है माइंड में, आप लोग मुझे बताइए, ताकि मैं कुछ आप लोगों के लिए कर सकूं। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, क्योंकि एक तो होता है मैंने रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया, एक ऐसा क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, वो पूछ रहा हूं, उसके बाद भी आंसर मिल रहा है, तो फिर मुझे क्या रिएक्ट करना चाहिए उसके लिए आप लोग खुद बताइए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं यार, आप लोग अगर इस तरीके से लापरवाही बरतेंगे तो एग्जाम आप लोगों के साथ में जो खेल खेलेगा वैसा खेल खेलेगा, आप लोग सोचते रह जाएंगे और कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़िए, एग्जामिनर बैठा हुआ है आप लोगों के माइंड से खेलने के लिए, हमेशा पहले ऐसा क्वेश्चन देगा आप लोगों को, जी ऐसा आंसर देगा जो कि मिलता जुलता होगा, आप लोग बोलेंगे हाँ यही होगा, पर लेकिन होगा कोई और आंसर। तो इसका मतलब ये कि आप लोगों ने सीरियस होकर पढ़ाई की नहीं। तो फिर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, आप लोग बोलते हैं क्वेश्चन कहां से बन गया, तो भाई साहब यहां से बन गया, पढ़ाया तो था पर रिवीजन नहीं किया, ढंग से सुना नहीं, या फिर कुछ भी ऐसा बोल लीजिए, क्वेश्चन आ गया फिर बोलेगी क्वेश्चन गलत हो गया और सिलेक्शन नहीं हुआ। तो गलती किसकी है, टीचर की चलिए मेरी गलती है, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया ऑप्शन, वो आप लोगों ने फिर उसे वही लगा दिया। देखिए यार ऐसा मत कीजिए, आप लोगों की लाइफ है, आप लोगों का करियर है, थोड़ा सा सीरियस हो गए चीजों को लेकर चलिए, ठीक है। काफी प्यारा ये डिस्कशन रहने वाला है, काफी कुछ आज के इस डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी आगे चलकर एडिटोरियल भी कई सारे हैं जो इंटरेस्टिंग हैं, जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि पूरी कंट्री में अगर बात करें सबसे ज्यादा बात हो रही है यहाँ पर यास साइक्लोन के बारे में। ये 26 जो तारीख है, यानी कि 26 तारीख कब है, आज ये 26 मई को बोला गया था, ये बंगाल और उड़ीसा कोस्ट पर पहुंच जाएगा। तो आज के दिन यहाँ पर जो इसकी स्पीड यहाँ पर देखने को मिल रही है लगभग 165 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से यहाँ पर ये चल रहा है। तो ये काफी ह्यूज इंपैक्ट यहाँ पर डाल सकता है। और ये अर्ली वार्निंग देने के फायदे क्या रहते हैं, लोगों को बताया गया कि साइक्लोन आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बचा लिया गया, बहुत सारे प्रोविजन किए गए। इसी के साथ में आर्मी नेवी को भी डिप्लॉय कर दिया गया, अगर कोई भी ऐसी अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनती है कि कल को चलकर दिक्कत आ गई तो लोगों को बचाया जा सके। यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला फंडा फॉलो किया जाता है। वरना एक टाइम ऐसा था कि साइक्लोन आते थे और दुनिया भर के लोगों की जान चली जाती थी, पर लेकिन अब इससे पीछे छूट जा रहा है। कहीं ना कहीं जो आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है, ये काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इसी के द्वारा वार्निंग जारी की जाती है कि किस तरीके से क्या क्या कंडीशन यहां पर रहने वाली है। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों से एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, आईएमडी के द्वारा जो वार्निंग दी जाती है तो इसमें कई सारे कलर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जब यहां पर बात की जाती है कि यहां पर ग्रीन कलर है, तो इसका मतलब है कि जैसे ग्रीन कलर आ गया तो नो वार्निंग। अगर कलर आप लोगों को ग्रीन देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब कोई भी वार्निंग नहीं है, ठीक है। अगर यहां पर येलो कलर आ गया तो इसका मतलब है कि आप लोगों को अपडेट रहना पड़ेगा। येलो कलर की आती है, आप लोगों को अपडेट रहना पड़ेगा कि हाँ कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर अगर बात की जाए ऑरेंज कलर की आती है तो इसका मतलब है कि तैयार रहिए। और जब येलो जो ऑरेंज के बाद में फिर जब रेड कलर आ जाता है यहां पर, तो इसका मतलब होता है कि अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। तो ये वार्निंग भी यहां पर आईएमडी के द्वारा जाहिर की जाती है कलर की फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से कि जब ऑरेंज कलर बोल दिया जाए तो इसका मतलब है कि तैयार रहो, अपने हथियार उठाकर आक्रमण किया जा सकता है कभी भी। और यहां पर जब यहां पर रेड कलर का साइन आ गया, इसका मतलब ये कि अब तो बस अटैक कर ही देना है ताकि आप लोग इससे बच सके। यानी कहने का मतलब है कि अलग अलग कलर वार्निंग यहां पर दी जाती है ताकि लोगों को अंडरस्टैंड कराया जा सके, जिससे कि लोग समझ सके कि किस चीज का मतलब क्या है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रखिएगा आईएमडी के बारे में। जो फिलहाल यास साइक्लोन देखने को मिल रहा है, इसका जो नाम दिया गया ये ओमन के द्वारा दिया गया है। ओमन जो कंट्री है उसके द्वारा यहां पर जो नाम दिया गया, इसका मतलब होता है सुगंध या फिर एक अच्छी महक, खुशबू आप लोग बोल सकते हैं। ये बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में देखने को मिल रहा है, ओमन के द्वारा इसका नाम दिया गया यास साइक्लोन का, ठीक है। आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था ताऊ के साइक्लोन के बारे में, ठीक है। तो उसका नाम किसके द्वारा दिया गया था, इसको भी रिवाइज आप लोग लीजिए, उसका मतलब क्या है बताइएगा। नेक्स्ट यहां पर ये एक छोटी सी न्यूज है इसी के बराबर में। अभी बोला गया कि जिसको बोले थे कि इनविंसिबल है, यानी कि बोला जा रहा था ना कि बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, बीजेपी की हवा चल रही है। तो यहां पर जो केरला के चीफ मिनिस्टर उन्होंने बोला कि वो सारी हवा जो है वो धूलमित हो गई है फिलहाल के टाइम पर। तो एक पॉलिटिकल कमेंट है, काम का नहीं है, पर लेकिन साइड में जो था यहाँ पर ये चीजें ये थी कि केरला के अंदर रिसेंटली एक अच्छी चीज ये देखने को मिली कि अपोजिशन और जो गवर्नमेंट है दोनों मिलकर साथ में आए और साथ में आकर इन्होंने पेंडेमिक के साथ में लड़ने की बात की गई। जबकि अब तक यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा प्रोविजन नहीं किया गया जिसमें सबको लेकर साथ में चला जाए और कोविड-19 के साथ में एक साथ में लड़ा जाए। इसके बारे में कई बार बात भी की जाती है, इसके बारे में बोला भी जा रहा है कि पीएम को अभी यहां पर मीटिंग करनी चाहिए कि ताकि जो भी सारे राज्य के जो सीएम हैं उनके साथ में मिलकर बात की जाए और सबको मिलकर साथ में लेकर चला जाए। क्योंकि हेल्थ जो है वो आप लोग को देखने को मिलेगा हमारे संविधान में जो 7वीं लिस्ट है उसमें 7वां जो शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट है। सेंट्रल लिस्ट पहली है, स्टेट लिस्ट दूसरी है और कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो तीसरी है। तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के अंदर आता है हेल्थ,
और जो अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई बीमारी फैल रही है, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन अगर डिजीज का हो रहा है, तो ये आता है यहाँ पर किसके अंदर, ये आता है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पर सेंटर और स्टेट को दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोविड-19 तो दोनों तरीके से फैल रही है, राज्य के अंदर भी और एक राज्य से दूसरे राज्य में भी। तो इसके चलते यहाँ पर सेंटर को मिलकर काम करना चाहिए। और फेडरलिज्म का जो सिस्टम है, यानी कि वो नहीं कहते कि संघवाद का ढांचा है, तो उसका उदाहरण देना चाहिए कि कम से कम जो लोग हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर सके कि हाँ क्या चल रहा है, और एक तरीके से मिलकर काम किया जा सके। यानी कि सेंटर को फिलहाल जो है अभी यहाँ पर राज्य को साथ में लेकर चलना चाहिए। ये बातें यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से जीएसटी काउंसिल के अंदर आप लोगों ने देखा ना, फेडरलिज्म का सिस्टम फॉलो किया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये बेसिकली साइक्लोन की वजह से बोला जा रहा है कि 13 लाख लोगों को वहां से निकाल लिया गया है, जहां पर हो सकता था कि उनको कोई ना कोई जान की हानि हो सकती थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसके चलते यहाँ पर काफी फायदा देखने को मिलता है, वरना उन लोगों को भी जान चली जाती है जिनसे बचाया जा सकता है। तो अभी यहाँ पर इसको लेकर बोला जा रहा है कि नॉर्मल से ज्यादा हॉट वेदर अभी देखने को मिल रहा है। 32 के करीब यहाँ पर जो यहाँ पर एक्सपीरियंस किया जा रहा है टेम्परेचर। नॉर्मली साइक्लोन के लिए जो टेम्परेचर रहता है 27 से लेकर 28 डिग्री जो टेम्परेचर रहता है वो फेवरेबल रहता है साइक्लोन के लिए। पर लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट फिनोमिनन देखने को मिल रहा है, साइंटिस्ट के द्वारा बोला गया कि 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर साइक्लोन, एक हैवी साइक्लोन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट आप लोगों को अलग तरीके से नजर आएगा। बाकी मैंने बता दिया कि इंडियन आर्मी नेवी को डिप्लॉय कर दिया गया ताकि कोई भी अगर अनफॉर्चुनेट अनलकी कंडीशन कोई बनती है तो बनाया जा सके। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है प्रॉपर वे में। अगर कोई कॉन्टैक्ट कनेक्ट किसी को करना है, कोई दिक्कत आती है तो उसको भी देखकर चला जा सके। तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जो अच्छे से यहाँ पर अभी इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि काफी बड़ी खबर देश के अंदर बनी है कि सीबीआई के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट के बारे में बात की जा रही है। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी सेंटर की एजेंसी है जिसको कई बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो यूज करती है यहाँ पर, कई बार इसको अच्छे कामों के लिए और कई बार पर्सनल गेन के लिए भी। और कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, जब पहले वाली गवर्नमेंट थी उसके द्वारा भी हरकतें की जाती थी अपोजिशन को सप्रेस करने के लिए। तो इसके ऊपर कई बार ये आरोप लगाए जाते हैं कि ये पिंजरे में बंधा हुआ एक तोता है, यानी कि एक तरीके से एक ऐसा शेर है जिसके दांत नहीं है, ये हमेशा अपना इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पाता है, मैक्सिमम टाइम ये गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर काम करता हुआ नजर आता है। तो अभी यहाँ पर जो इसके डायरेक्टर अपॉइंट किए गए, काफी लंबे समय बाद एक फुल फ्लेज डायरेक्टर इसको देखने को मिला, जिसके 2 साल जिसका टाइम पीरियड रहने वाला है कि ठीक है। तो नाम है इनका, यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है, यहाँ पर इनका नाम है सुबोध। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये एक जो सुबोध कुमार जायसवाल जो है यहाँ पर ये महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के ये एक आईपीएस ऑफिसर जिनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल, ये डायरेक्ट अब तक यहाँ पर जो सर्व कर रहे थे डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो सिक्योरिटी फोर्स है जिसको सीएसएफ बोलते हैं, उसके अब तक यहाँ पर ये डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, तो आप लोगों से स्टेटमेंट की फॉर्म में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि इनको अपॉइंटमेंट करने के लिए एक कमेटी रहती है, हाई पावर्ड कमेटी जिसको बोला जाता है। उसके अंदर कौन कौन होता है, तो उसके अंदर होते हैं प्राइम मिनिस्टर, दूसरे नंबर पर होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और तीसरे नंबर पर होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। हालांकि लीडर ऑफ अपोजिशन कोई हमारी कंट्री में नहीं है, क्योंकि मिनिमम 54 सीट चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए, पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास में इतनी सीट नहीं है, तो इसलिए लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी का नाम यहां पर दे दिया गया, जिसके चलते यहां पर ये चीजें पॉसिबल हो पाई। ठीक है, तो ये काफी बड़ा मुद्दा चल रहा था कि हाँ इसको कैसे सोल्व करना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा भी यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई, बोला गया कि अपॉइंटमेंट जो होता है यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ जो पुलिस जो होता है प्योरली यहाँ पर जो होना चाहिए वो उसकी मेरिट के बेस पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी प्रेशर में आकर आप लोग ये काम कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई भी पर्सन किसी पोस्ट पर पहुंचता है तो वो उसके लायक होना चाहिए, यानी कि कोई नालायक इंसान आप लोगों ने वहां पर पहुंचा दिया, एक ऐसा इंसान जिसकी कैपेबिलिटी नहीं थी, बस हाँ की पॉलिटिकल अच्छे खासे कनेक्शन थे, इसकी वजह से वो वहां पर पहुंच गया, तो ये फिर खामियाजा भी उतना ही बड़ा उसका भुगतना पड़ सकता है। तो इसके बारे में यहाँ पर इवन जो कोर्ट की साइड से भी कमेंट निकल कर आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी इसके ऊपर मैं एक एडिटोरियल भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा, काफी डिटेल में आप लोगों से बात करूंगा इसके बारे में। आज की डेट में 26 मई को हमारी कंट्री में रूल और रेगुलेशन इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, जो कि फरवरी में गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इनको बोला गया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइन फॉर इंटरमीडिएटरी डिजिटल मीडिया एथिक कोड बोला गया इनको 2021 फरवरी में ये पब्लिश किए गए थे। आप लोगों को याद होगा, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी स्पेशल, तो उसको यहां पर हम लोग देखेंगे क्या उसके अंदर डिस्कस किया गया था। और आज 26 तारीख है जब इनको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो फेसबुक ने तो सीधे सीधा बोल दिया भाई साहब हमको कोई दिक्कत नहीं है इनको इंप्लीमेंट करने में, पर क्या सारी चीजें उसी तरीके से इंप्लीमेंट की जाएगी जिस तरीके से होनी चाहिए। फेसबुक पर मैंने कुछ दिनों से चीजें फील की हैं कि फेसबुक क्या कर रहा है आज की डेट में, बहुत सारी ऐसी चीजें जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। जैसे मान लीजिए मैं कोई वीडियो पोस्ट करता हूं फेसबुक के ऊपर, तो वहां पर वो क्या करता है ज्यादा लोगों को उसको दिखाता नहीं है, जबकि वहां पर मेरे साथ में लगभग लाखों लोग जुड़े हुए हैं,
पर लेकिन वो जो वीडियो है वो अगर यूट्यूब का लिंक है वहां पर हो तो उसको बहुत कम लोगों तक पहुंचाएगा। अगर डायरेक्ट फेसबुक पर मैं अपलोड कर देता हूं तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक दूसरे के प्लेटफॉर्म के साथ में किया जाता है। तो ये भी चीजें कई बार देखने को मिलती है। तो इसके चलते भी यहाँ पर कई बार ऐसा लगता है कि यूट्यूब जो एक दूसरे को काटने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो देखते हैं इनके बारे में डिटेल में जब एडिटोरियल डिस्कस करूंगा तो कई सारी बातें हम लोग जानेंगे। आगे बात की जा रही है यहाँ पर अभी रिसेंटली कि किसानों के साथ में बात करनी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि 26 मई को किसानों को पूरे 6 महीने पूरे हो जाएंगे जब किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट अपना स्टार्ट किया गया था। बारिश भी सर से चली गई, आती यहाँ पर सर्दी चली गई, गर्मी चली गई, अब कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर ये चीज चल रही है। तो इसके चलते जो एजुटेशन है 6 महीने पूरे हो गए, अब कम से कम बैठकर बातें करनी चाहिए कि क्या सोल्यूशन इसका निकलना है। रियलिटी में अब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है और कॉन्टिन्यूसली जो किसान है वो वहां पर इस जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो भी कोविड-19 के टाइम पर। तो इसके साथ में काम करना चाहिए। अभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसको NHRC बोलते हैं आप लोग, इसके द्वारा इशू किया गया दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को नोटिस, ठीक है, जिससे फार्मर प्रोटेस्ट जो है वोलेट कर रहा है कोविड-19 की नॉर्म्स को, जिसके चलते लोगों को कोविड-19 होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो देखिए उनको भी जान का खतरा है और दूसरों को भी जान का खतरा हो सकता है। तो इसके चलते थोड़ा सा तो यहाँ पर जो एहतियात बरतना पड़ेगा ताकि बीमारी लोगों तक न पहुंचे। प्रोटेस्ट अपनी जगह पर, लेकिन बीमारी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी रिसेंटली जो कर्नल है यहाँ पर पंजाब सिंह, जो यहाँ पर कर्नल जिनका नाम है यहाँ पर पंजाब सिंह, 1971 ये वितरण वॉर जो थे इनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है। जो 1971 की वॉर थी, आप लोग अगर बात करें 2021 में आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, 2021 जो है यहाँ पर ये बेसिकली ऐसा साल है जिसमें जो 1970 वॉर के वो 50 साल पूरे हो गए हैं। तो इसके बारे में कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जैसे 26 जनवरी को आप लोगों को ये बताना है कि हमारी कंट्री में जो 26 जनवरी सेलिब्रेट किया गया, कौन सी कंट्री की जो मिलिट्री है उसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बताइए। चलिए ठीक है, आगे अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो बेसिकली जो कर्नल जो पंजाब सिंह है इनको वीर चक्र भी दिया गया, वीर चक्र अवॉर्डेड है यहाँ पर। ये 1970 वॉर में काफी बड़ा रोल प्ले यहाँ पर किया गया था। पोस्ट कोविड-19 कॉम्प्लिकेशन के चलते अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। कई सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती हैं, रिसेंटली अभी बहुत सारे लोगों की जान चलेगी। इसी में से आप लोग देखते हैं ये है प्रयागराज, जिसको आप लोग इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। नाम चेंज किया गया था प्रयागराज इसका। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर याद आई, कल एडिटोरियल जब मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था, उत्तर प्रदेश के अंदर 72 डिस्ट्रिक्ट वहां पर उसके द्वारा लिखे गए थे। तो एडिटोरियल में प्रिंट मिस्टेक था वहां पर। वो उत्तर प्रदेश के अंदर 75 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो वहां पर वो एडिटोरियल के अंदर वो वहां पर मिस प्रिंट उनके द्वारा किया गया था, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिकली इसके बारे में इंफॉर्मेशन की। देखिए आप लोगों को ना कई बार आप लोग राज्य के बारे में जैसे इंटरव्यू में आप लोग जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, ठीक है। कई बार मैं भी फ्लो में होता हूँ, माइंड से निकल जाता है। वहां पर बेसिकली नंबर पर ज्यादा, आप लोगों ने देखा होगा मैं नंबर के साथ में मैं भी कई बार गड़बड़ करता हूँ। बेसिकली दिमाग में ये चल रहा होता है कि टॉपिक कैसे समझाना है। नंबर जो होते हैं वो तो देखिए एक तरीके से फिक्स हो गए, ठीक है, पर लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो समझाना है उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। तो कई बार दिमाग ऐसी चीजें होती हैं, कई बार दिमाग में चल रहा होता है, अच्छा हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो ये है, ठीक है, पर लेकिन जो मुंह से निकलता है वो कोई कुछ और निकलता है, ठीक है, क्योंकि दिमाग और मुंह जो है वो कई बार एक दूसरे के साथ में सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते हैं। तो मैं भी कई बार छोटी छोटी गलतियां ऐसे कर देता हूँ। पर लेकिन वो कल जो था वो प्रिंट था उसमें एडिटोरियल के अंदर ही, ठीक है, तो वो उसके द्वारा प्रिंट मिस्टेक वहां पर की हुई थी। तो इनके बारे में अगर कोई ऐसी चीजें लगती हैं, कुछ ऐसा होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करो, तुरंत नेक्स्ट डे जो है उसको रेक्टिफाई कर लेंगे अगर कोई दिक्कत होगी तो, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर बताइए। और इसके साथ में इसमें हाँ मेरी कुछ गलती नहीं थी। एक बच्चे ने बोला सर नंबर काटूंगा आपका नंबर काट देना, पर उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वो एडिटोरियल के अंदर ही प्रिंट मिस्टेक था और मैं फ्लो में उसको बताकर चला गया। पता तो था कि 75 डिस्ट्रिक्ट है, पर वो ये कि टॉपिक चल रहा था कुछ और, पढ़ाना तो कुछ और, तो उसके चलते वो चीजें कई बार साइड में हो जाती है माइंड से, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर कोविड-19 के कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर ये बोला गया, कोविड-19 कांग्रेस बात ही जा रही है, कांग्रेस के द्वारा भी ये बोला गया कि जो टूल किट के बारे में बार बार बात की जा रही है कि ऐसी कोई टूल किट है ही नहीं है, जिसके चलते ये बोला जा रहा है कि हमने कोई टूल किट स्टार्ट किया प्रोटेस्ट करने के लिए, यहाँ पर किसी को बदनाम करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, फालतू में हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। तो ये बातें यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा सामने निकाल कर लाई गई है। देखिए अभी यहाँ पर ये बोला गया, कई सारे ऐसे मिनिस्टर भी हैं हमारी कंट्री में जिनके द्वारा अलग अलग कमेंट किए जाते हैं और वो कई बार काफी अलग तरीके कमेंट होते हैं, ठीक है, उनको बाद में हटाने की बात की जाती है। पर लेकिन वो ये कि बोलेगा तो बोलेगा कौन। टूल किट का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं आप लोगों को बोल दूं कि पर्टिकुलर हम लोग को कोई हैशटैग करके हम लोग को जो फेसबुक पर या फिर कहीं पर हम लोग को ट्रेंड कराना है, तो एकदम आकर सब वहां पर उसके ऊपर कमेंट करने लगे। तो मैं बोलूं गाइडलाइन की हैशटैग ये होगा और इसके ऊपर आप लोग कमेंट करने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि सब आगे उस पर ट्विटर पर या फेसबुक पर कमेंट करने लगे।
तो इसको ये माना जाता है कि कोई इसको गाइड कर रहा है, ये गाइडेड है, ऐसा नहीं कि रैंडमली अपने आप यहाँ पर काम कर रहे हैं लोग, कोई ना कोई इसके पीछे है, तो उसको गलत तरीके से देखा जाता है कई बार, तो उसके बारे में कई बार ऐसी बातें की जाती हैं। तो ये बोला गया था टूल किट तैयार की गई कांग्रेस के द्वारा बेसिकली बीजेपी को इमेज को खराब करने के लिए। तो उसके ऊपर चलकर यहाँ पर अभी कई सारी बातें और भी आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो वही सब चीजें चल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी का आप लोगों को पता है ये चीजें नॉर्मल है। आगे बात करें म्यूकोर माइकोसिस के बारे में, एक एडिटोरियल भी है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये एक ऐसी चीज है देखिए, म्यूकोर माइकोसिस जो है ये जो बीमारी है पेशेंट के अंदर उनके अंदर देखने को मिल रही है जिनको काफी स्टेरॉइड दिया जा रहा है, ठीक है, जिनका इम्यून सिस्टम काफी कम है, अनकंट्रोलेबल डायबिटीज है, तो ये कम केसेस देखने को मिल रहे हैं, पर लेकिन मैक्सिमम केस 95% से भी ऊपर केस हुए हैं जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या फिर उनको ये यहाँ पर स्टेरॉइड दिया जा रहा है। तो ये बीमारी ऐसी है कि डायबिटीज के मरीजों को अगर आप लोग एक बार रोक पा रहे हैं तो इस बीमारी को आप लोग रोक पाएंगे, ऐसा यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इस न्यूज में एक अलग सा ही मेरा पता नहीं क्या फोकस जा रहा है, बार बार मतलब बार बार मेरे माइंड में पता है क्या चल रहा है, आप लोगों को रियलिटी में बताऊं। जब फर्स्ट टाइम मैंने ये न्यूज पढ़ी तो मुझे ये लगा कि अगर कोई एक ओलंपिक लेवल का प्लेयर है, उस लेवल पर पहुंचने के लिए एक इंसान को अपना माइंडसेट कैसा बनाना पड़ता है, अपने देश के साथ में नहीं कंपेयर करना है, अपने राज्य के साथ में नहीं कंपेयर करना है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ऐसा प्लेयर जो एक मेडल जीत कर आया, अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पर रखा और एक छोटे से इशू को लेकर जो कोई पर्सनल इशू चल रहा था उसके द्वारा ऐसा काम किया गया कि ये कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर करता है कि रियलिटी में क्या कोई पर्सन जो है वो ऐसी पोजीशन पर पहुंचने के बाद भी इतना ज्यादा अनस्टेबल हो सकता है। तो ऐसे कई सारे केसेस मेरे दिमाग में आते हैं जब मैं इनके बारे में सोचता हूं। जैसे एक पचौरी साहब थे, पचौरी साहब जो थे वो जो इन्वायरमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज जो आईपीसीसी था, ठीक है, इंटरनेशनल पैनल जो था यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो उसके बारे में बात करता था। तो उसके जो चेयरपर्सन थे पचौरी साहब, हालांकि वो अभी जिंदा नहीं है, उनके द्वारा अपनी जो असिस्टेंट थी उसका असोल्ट किया गया, उनकी असिस्टेंट के द्वारा उनके ऊपर रेप के चार्जेस के लगाए गए। हालांकि आगे चलकर फिर वो रेप के चार्जेस जो हैं वो वहां पर जो भी चीजें हैं आप लोगों को पता है, जो हाई प्रोफाइल पोस्ट होती है वो वहां पर चीजें आगे नहीं बढ़ पाती हैं। पर लेकिन क्या कोई पर्टिकुलर पर्सन ऐसी पोस्ट पर पहुंचने के बाद भी इतना ज्यादा अपने आप को अनस्टेबल कर लेता है, सेक्सुअली ऐसी अर्ज भी उसके अंदर होती है कि मतलब कि वो कुछ भी कर बैठे, किसी को प्रेशर भी कर डाले, ऐसी चीजें। तो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर रेप के आरोप लगाए जा रहे हैं, हालांकि वो भी केस बाद में दब गया, वो एक अलग चीज है। तो क्या ये एक ऐसी चीज है कि इंसान कभी कंट्रोल नहीं कर पाता इनको, इन सारी चीजों को? तो ये कई बार मेरे माइंड में ना बैकग्राउंड में क्वेश्चन चलता रहता है, आखिर कैसी कौन सी स्टेज है जहां पहुंचकर इंसान को ये बोल सकते हैं कि इंसान फुल स्टेबल है, ये इंसान ऐसी हरकतें कभी नहीं करेगा? वो वाले क्वेश्चन कई बार मेरे माइंड में आते हैं। चलो जो भी है आप लोग कुछ बताइए, इसका आंसर आप लोगों के पास में है तो। केजरीवाल साहब के द्वारा प्रोमिस किए गए थे कि जो भी डेथ होगी किसी भी पर्टिकुलर पुलिस पर्सन की, उनको 1 CR यानी कि 1 करोड़ रुपए दी जाएंगे। पर लेकिन फिलहाल कंडीशन ये देखने को मिल रही है कि एक जो कांस्टेबल की वाइफ है उनकी डेथ लास्ट ईयर हुई थी और अब तक कोई भी उनको यहाँ पर पैसा नहीं मिला है, जबकि और भी घर में कई सारी कंडीशन है यहाँ पर इसके चलते। तो इसके चलते वो गुहार लगा रही है और बोल रही है कि मेरा विश्वास उठ चुका है, पहले प्रॉमिस करके इस तरीके से मेरे हस्बैंड ने कितने हर तरीके से ड्यूटी की। कई बार यहाँ पर ऐसा भी होता है, इंसान घर वाले रोकते हैं पर लेकिन इंसान जो होता है अपनी ड्यूटी से बाधित होता है, वो बोलता है कि नहीं मुझे ड्यूटी करनी ही करनी है, ठीक है। सबके घर वाले बोलते हैं, ठीक है। तो कब आप लोगों को पता होगा कोई दिक्कत होती है तो सबके घर वाले बोलते हैं छोड़ दो यार, 1-2 दिन में क्या जा रहा है, ठीक है। पर लेकिन कई सारे इंसान ऐसे होते हैं जिनको लगता है नहीं यार ड्यूटी सबसे ऊपर होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें चलती रहेंगी। तो वही बात बोली गई कि हर कंडीशन में इनके द्वारा ड्यूटी की गई, पर लेकिन फिर भी अब जब रिक्वायरमेंट है इनकी फैमिली को तो गवर्नमेंट ने अब तक पैसे प्रोवाइड नहीं कराए हैं, ठीक है। अभी डॉक्टर के द्वारा ये बोला गया कि अगर आप लोग अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से आप लोग सारे काम अपने कर रहे हैं, अच्छा रेस्ट ले रहे हैं और फिर भी आप लोगों को थकावट जैसी चीजें कुछ फील हो रही हैं, ठीक है, आप लोग नॉर्मल तरीके से एक लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, सुबह को टाइम पर उठे, 6-7 घंटे की नींद आप लोगों के द्वारा ली गई, अच्छी बैलेंस डाइट ली, एक अच्छी एक्सरसाइज की आप लोगों ने, लगभग आप लोग पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी पी रहे हैं, 10 से 12 गिलास पानी पी रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप लोगों को थकावट फील हो रही है, ठीक है, तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा अपना चेक कराना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है बेसिकली। तो कई सारे लोग जो है यहाँ पर ये दवाई लगाने के लिए हॉस्पिटल वगैरह में बैठे हुए, तो उसके चलते यहाँ पर ये बातें हैं। और हाँ, हॉस्पिटल से बात याद आया, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आप बीमार थे क्या, जो हॉस्पिटल में थे पिछले 1 हफ्ते तक। यार मैं नहीं था बीमार, कोई और पर्टिकुलर पर्सन थे, फैमिली मेंबर, जिनकी वजह से मुझे वहाँ पर रुकना पड़ रहा था, ठीक है। तो वो चीज़ थी, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। बस हाँ ये था कि थोड़ा सा मैंने आप लोगों के साथ में इसलिए चीज़ें शेयर नहीं की थी स्टार्टिंग में कि क्या चीज़ें चल रही हैं, फिर बहुत सारे यार कमेंट आने लगते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर क्या हो गया क्या हो गया। तो ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है लाइफ में, फिर आप लोग इतने सारे कमेंट देखकर और ये लगने लगता है कि मैंने कहा पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं उस चीज़ को ना कई बार इग्नोर कर देता हूँ। जो प्रॉब्लम लाइफ में होती है ना, वो कोशिश मैं करता हूँ कि उसको खुद से ही टैकल कर लूँ। आप लोगों को इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं, जब मैं पढ़ा करता था अपनी, जब इंजीनियरिंग वगैरह कर रहा था,
तो उस टाइम पर मुझे फीवर हो गया था काफ़ी लार्ज स्केल पर। तो फीवर इतना ज़्यादा हो गया था कि मेरी चलने की भी कंडीशन नहीं रही थी बिल्कुल। उस टाइम पर लगभग पता नहीं शायद 27 या 28 के करीब जो ग्लूकोज की बोतल चढ़ी थी, कई दिनों तक चलती रही थी चीज़ें। तो मतलब कंडीशन खराब हो गई थी बहुत ज़्यादा। मैंने घर पर नहीं बताया लास्ट टाइम तक, फिर भी ठीक है। जब चीज़ें नॉर्मल हो गई मैंने घर पर बताया। मुझे पता था कि मेरी देख रेख डॉक्टर कर रहे हैं, घर वाले क्या करेंगे, सुनकर परेशान होंगे बस, इससे फालतू क्या होगा, ठीक है। वो कुछ कर तो नहीं पाएंगे उसमें, वहाँ पर अगर जो करना है डॉक्टर को ही करना है, ठीक है। जो पैसे हैं वो घर वालों से आराम से मिल ही जा रहे थे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो रही थी। तो कई बार मैं इन चीज़ों को, हमेशा से मेरी एक आदत रहती है कि चीज़ें जब नॉर्मल हो जाए तब सामने वाले को बता दो कि ऐसा कुछ हुआ था, अब चीज़ें सही हैं। तो उससे ये रहता है कि सामने वाला परेशानी में नहीं है, वरना एकदम बता दिया ऐसा हो गया तो सब हड़बड़ी में हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। जबकि वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे फिर भी परेशान हो जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अभी रिसेंटली एक मेरे जो मतलब बुआ जी जो होती हैं उनके जो लड़के हैं वो अभी हमारे बीच में नहीं रहे, ठीक है। कोविड-19 के चलते या फिर अटैक आप लोग बोल सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो गया, तो कई सारे रिलेटिव जो हैं उनकी जान गई है अभी। तो इनकी एज लगभग आई थिंक 40 के करीब थी, ठीक है, 40-41, तो लगभग इतनी के करीब एज थी इनकी। तो अभी इसी के बीच में जब मैं हॉस्पिटल था उनकी भी डेथ हो गई, ठीक है। और जब ये चीज़ें जो थी मुझे पता चली, सबसे पहले मेरे पास में कॉल आया, तो मैंने ये घर वालों के साथ में शेयर नहीं की, मतलब बस मैंने अपने फादर को बताया, क्योंकि मुझे पता है कि फादर तो चीज़ें टैकल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से बहुत चीज़ें निकले हुए हैं। तो वो एक स्टेबल पर्सन है, वो सारी चीज़ें मतलब अपने आप से टैकल कर लेते हैं। पर जो मदर होती है वो थोड़ी इमोशनल होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मैंने मम्मी को बोला कि अभी फ़िलहाल कंडीशन ऐसी हो गई है कि जो भैया हैं वो उनको अटैक आया और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है, ठीक है। तो उसको सुनकर मम्मी एकदम टेंशन में आ गई, क्या हो गया ऐसा। तो फिर मैंने आराम आराम से उनको अगले दिन तक मैंने उनको बताया कि कंडीशन जो है खराब होती जा रही है, ठीक है। और फिर मैंने उनको आकर बाद में बताया, मतलब उनको इतना नॉर्मल कर दिया कि फिर उनको ये लग रहा है कि अच्छा बीमारी हो रखी थी और इस तरीके से इंसान की जान चली गई। एकदम बता दो कि अटैक आ गया और इंसान की डेथ हो गई, तो ये एकदम सामने वाले के ऊपर भी काफ़ी इंपैक्ट डालता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को कम से कम सीखनी पड़ेगी कि अपने आप को इमोशनली कैसे इंटेलिजेंस आप लोग करना है। सुनने के बाद मुझे भी धक्का लगा काफ़ी बड़ा, पर लेकिन मैं अपने आप को अब स्टेबल कर पाता हूँ। वरना पहले एक टाइम ऐसा था, मेरे ताऊ जी की डेथ हुई थी, मुझे पता चला वो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे, मैं सुन के चक्कर आगे गिर गया था, ऐसी कंडीशन थी मेरी। मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ वैसे देखा जाए तो। पर हाँ ये है कि अब चीज़ों को थोड़ा सा टैकल करना सीख गया हूँ उस चीज़ों को लेकर। तो ये चीज़ें इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग अगर घर में किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम हो तो कोशिश करो आप लोग बाहर हो तो उस चीज़ों को अपने आप ही टैकल कर लो। अगर घर वालों से हेल्प चाहिए कुछ तो तब आप लोग उसको आगे लेकर चल सकते हैं, वरना अपने आप ही चीज़ों को टैकल करने की कोशिश करो, ठीक है। छोटी सी बात थी पर लेकिन कई बार मतलब लगा कि आप लोग के साथ में शेयर करनी चाहिए तो कर ली। बाकी अगर लगा कि नहीं करनी चाहिए थी तो बताइएगा, नहीं करेंगे आगे से, ठीक है। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर टाइम वेस्ट कर देते हो। टाइम वेस्ट नहीं है यार, ये लाइफ सेविंग चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो मुझे फील होती है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। तो तुमको ऐसे मत देखिए कि टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्लास 12 के रिजल्ट अगर पोस्टपोन नहीं करने हैं तो सिसोदिया साहब के द्वारा बोला गया सबको दवाइयाँ दे दो। वेंटिलेटर जो है यहाँ पर ये 17 के करीब वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से जो है वो ऐसे थे कि अगर लोगों को ये वेंटिलेटर दिए जाएं जिनकी जान जाने वाली है उनकी जान अपने आप ही चली जाएगी, यानी कि इनके अंदर काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही थी, सही वेंटिलेटर नहीं थे। तो ये चीजें थोड़ा देखनी पड़ेगी, चीजें किस तरीके से प्रोवाइड कराई जा रही है। पीएम नहीं, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी जो पीएम केयर से एकदम पीएम न्यूज आ गई ना इसलिए मुंह से निकल गया, ठीक है। पीएम फ्रॉड नहीं, मतलब पंजाब नेशनल बैंक का जो फ्रॉड केस है उसमें मेहुल चोकसी ये भाई साहब मिसिंग चल रहे हैं। तो चोकसी साहब जो है चौकस हो गए हैं कि अब इनका नंबर आ गया। मतलब हद है यार, मतलब देश का पैसा लेकर भाग जाते हैं, शर्म नहीं आती है ना जिंदगी में। क्या मतलब पैसा इतना बड़ी चीज हो गई। मुझे पता है कल को अगर पैसा चाहिए, जैसे कि कोई बीमार हो रहा है पैसा चाहिए, जिंदगी चलाने के लिए पैसा चाहिए, हर काम के लिए पैसा चाहिए। पैसा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है यार कि आप लोग सारी चीजें छोड़ छाड़ कर, अपनी इज्जत बेइज्जती सब चीजें छोड़ छाड़ कर बस पैसे के पीछे पड़े, बस पैसा होना चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद में आप लोग जिंदगी भर जेल में सड़ रहे हैं, तो इतना भी क्या पैसा। हाँ पता है कि लैपटॉप खरीद रखा है, पैसा चाहिए, मोबाइल चाहिए, अपना एक रूम चाहिए, घर चाहिए, हेल्थ के लिए प्रोडक्ट कुछ खरीदने हैं, कपड़े चाहिए, घड़ी चाहिए, इनके लिए पैसा चाहिए, वो रिक्वायरमेंट है। हाँ जरूरी है पैसा, इनके बिना काम नहीं चलेगा। पर लेकिन इतना भी क्या पैसा कि पैसे के पीछे ही पैसा। चलिए 4000 के करीब जो केस डेथ अभी हमारी कंट्री में देखने को मिली, जो थोड़ी बुरी खबर है, ज्यादा बढ़ गई, पहले कम थी, और लगभग 2 लाख से नीचे कम केस है, तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो कोविड-19 के बारे में बातें की जा रही हैं। आगे अगर बात करें यहाँ पर बिल्कन जो है उनका प्रोमिस जो है गाजा को लेकर बोले जा रहे हैं कि हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो एंटोनी बिल्कन है यहाँ पर यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि गाजा को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या कंडीशन रहेगी। बाकी कंडीशन खराब ही चल रही है फिलहाल। एडिटोरियल भी एक डिस्कस करूंगा। यूरोपियन यूनियन के द्वारा 100 मिलियन के करीब डोनेट वैक्सीन करने की बात की जा रही है, अच्छी बात है यहाँ पर।
जिस तरीके से म्यांमार में भी बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है, माली के अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आ रही है। माली जो कि अपनी कंट्री कंपेयर में देखिए ये अफ्रीका में आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्टर्न साइड में। तो यहां पर अभी 2022 में इलेक्शन भी प्रॉमिस किए गए थे, तो अभी माली में टर्मोइल है जिसमें आर्मी के द्वारा डिटेन कर लिया गया है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को। तो म्यांमार जैसी कंडीशन लगभग आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो देखते हैं क्या नॉर्मल हो पाता है। ईरान के द्वारा प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात की जा रही, जल्दी 7 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सामने निकल कर आ रहे हैं। तो देखते हैं आगे चलकर कोई प्रेसिडेंट अगर चुनकर आते हैं तो ईरान न्यूक्लियर डील को वो कैसे लेकर चलते हैं, तो वो देखने वाला मुद्दा होगा। यूएस के द्वारा ट्रांसपेरेंट न्यू प्रोब की बात की जा रही है कि कोविड-19 कहां से निकल कर आया। यूएस से ये बोल रहा है कि कोविड-19 के बारे में लोगों को पता होना चाहिए कहां से निकल कर आया, ताकि उसको टैकल किया जा सके। बीसीसीआई के द्वारा बोला गया है कि सितंबर से अक्टूबर में लगभग यहां पर कोशिश करेंगे कि जो है आईपीएल को कंप्लीट करा दिया जाए। आप लोगों को पता है उसी टाइम पर एग्जाम भी है आप लोग का, तो उस टाइम पर आईपीएल भी आएगा, क्योंकि उस टाइम पर लग रहा है कि चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। रोहित कुमार इसी के साथ में कोहली और जो शास्त्री साहब जो हैं ये एंट्री कर चुके हैं, किसमें ये एंट्री कर चुके हैं बायो बबल। बायो बबल एक ऐसा बबल बनाया जा रहा है जिसमें कोविड-19 से बचाने की कोशिश की जाती है और गेम कंप्लीट कराए जाते हैं। तो बहुत सारी प्रिकॉशन ली जाती है यहाँ पर, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो बायो बबल आए तो पता होना चाहिए। ओलंपिक जो स्टार्ट होने वाला है टोक्यो ओलंपिक, ये 2020 का ओलंपिक है, 2021 में हो रहा है कोविड-19 के चलते। तो 23 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो देखते हैं कैसे चीजें आगे बढ़ पाएंगी। तो काफी कुछ चीजें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। आइए अब एडिटोरियल के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से एडिटोरियल डिस्कस करने हैं, एक एक कर नजर डालते हैं। देखिए आज की डेट में ना एडिटोरियल थोड़े कम रहते हैं, मैक्सिमम तो एडिटोरियल कोविड-19 के ऊपर रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं अभी कौन कौन से, जैसे कि पहले वाला ये हो गया, ये दवाई के बारे में बात कर रहे हैं, इसके साथ में ये दवाई के बारे में बात कर रहे हैं, ये कैसे वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है ये बात कर रहे हैं, और ये दवाई का डेटा है। तो कई सारे बच्चे बोले सर एडिटोरियल कम डिस्कस करो। कम डिस्कस नहीं कर रहा हूं यार, एडिटोरियल ना बेसिकली एक ही टॉपिक के ऊपर रिपीटेडली आ रहा है। आप लोगों को पता है बीमारी कितनी चल रही है, तो उसी को रिपीटेडली एडिटोरियल आ रहा है। तो ये एक जगह वही इंफॉर्मेशन कल को बोला यहाँ पे ऐसा हो गया, यहाँ पे ऐसा हो गया, तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल जो होते हैं मैं उनके ऊपर टाइम दे देता हूँ मैक्सिमम, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे कि दवाई के बारे में बात करें, हालांकि मैं आप लोगों को ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बताता, जैसे इसके बारे में आप लोगों को ओवरव्यू दूंगा कि दवाई के बारे में क्या चल रहा है। ठीक है, ये डेटा भी आप लोगों को बताऊंगा, पर लेकिन रियलिटी में उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होते हैं, जैसे ये वाला काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल और रेगुलेशन की बात की जा रही है, तो इसके बारे में ज्यादा फोकस कर लेंगे, क्योंकि दवाई को लेकर घुमा फिरा के वही बातें आनी है कि यहाँ पर कम डोज पड़ गए, वहां पर ज्यादा हो गए, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन करना चाहिए था, सेंटर को मिलकर राज्य के साथ में काम करना चाहिए था, अकेला राज्य बेचारा क्या करेगा, वही बातें कई बार बता चुका हूं। ठीक है, तो फिर आप लोगों को भी ये लगने लगा कि वही बातें आ रही है घूम फिर के, कई सारे एरिया में कुछ लोकल चीजें हो गई तो उसके बारे में बात की जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश ये करता हूं कुछ नए आर्टिकल रहे उनके ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाए। पैलेस्तीन के बारे में बात की जा रही है, वही मुद्दा चल रहा है उस दिन से, हल्का सा नजर इसके ऊपर डालेंगे। माइक्रो जो म्यूको और माइकोसिस बीमारी के बारे में पीआईबी वाली वीडियो जो नैनो मैगजीन आती है उसमें कई बार बता चुका हूं, द हिंदू में बता चुका हूं, पर फिर भी मैं आप लोगों को रिवीजन कराता रहता हूं ताकि अगर क्वेश्चन बने कम से कम वो वाले पॉइंट आप लोगों को याद करा दूं जो एग्जाम में आने लायक हैं, वो मैं आप लोगों को रिपीटेडली बताते रहता हूं। ठीक है, जैसे कि किसकी वजह से फैल रहा है, क्या क्या दिक्कत हो सकती है, आप लोग अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं, वो सारी बातें। तो इस तरीके से एडिटोरियल है। ठीक है, तो उसको वैसे मत लीजिए, कोई बात नहीं है, पर लेकिन बाकी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि चल क्या रहा है, उसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए। फिर से अब आप लोग ये बताइए, से एजुकेशन के ऊपर आर्टिकल आया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ऑनलाइन क्लासेस के बारे में अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं कि ऑनलाइन क्लासेस आज की डेट में जो देखने को मिल रही हैं उसमें क्या क्या दिक्कत आती है, तो आप लोगों को अगर समझाओ तो क्या होगा। जैसे कि पहले हम लोग ब्लैक बोर्ड पर पढ़ते थे, ब्लैक बोर्ड की जगह फिर व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड आने स्टार्ट हो गए, फिर हम लोगों ने प्रोजेक्टर पर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, प्रोजेक्टर रहा कि यहाँ पर पीपीटी दिखाई जा रही है। आज के दिन में ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं, या तो ऐप वगैरह देख रहे हैं, यूट्यूब पर आप लोग देख रहे हैं, ये लेक्चर ऑनलाइन आप लोग देख रहे हैं। तो जो इवोल्यूशन हो रहा है एजुकेशन का, वो इवोल्यूशन हो तो रहा है, पर लेकिन क्या सबको हम लोग साथ में लेकर चल रहे हैं। तो ये जो आर्टिकल है इसमें सीधी सीधी ये बात बताई जा रही है क्या क्या कमी है, क्या क्या खामी है। तो क्या क्या इनके द्वारा बोला जा रहा है, सबसे पहला ये बोला जा रहा है कि हम लोग एजुकेशन को ऑनलाइन तो कर रहे हैं, पर क्या हम लोग सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए क्या चाहिए, सबसे बेसिक फैसिलिटी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिना बिजली के ये नहीं चलेगा। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो इंटरनेट भी होना चाहिए, इंटरनेट आ गया तो फिर इंस्ट्रूमेंट भी होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट में क्या हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, आईपैड हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है। तो ये डिवाइस आप लोगों के पास में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप लोगों के पास में ये बेसिक चीजें होनी चाहिए। अगर आप लोग इनको सबको जानते हो तो फिर आप लोगों को चलाना आना चाहिए कि कैसे आप लोगों को इनको यूज करना है। ठीक है, कई सारे घर ऐसे हैं जिनके पास में लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, उनको पता ही नहीं है कहां से कंप्यूटर ओपन होता है। ठीक है, वो कैसे ऑनलाइन एजुकेशन ले लेंगे। तो यहाँ पर जो आईआईटी है, आईआईएम है, एनआईटीज है, उनके द्वारा काफी अच्छे से अपना ये कंटेंट अपलोड किया जा रहा है वेबसाइट के ऊपर, अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। पर लेकिन रियलिटी में क्या लोग, हम लोग सब तक ये चीजें पहुंचा पा रहे हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कुछ डेटा जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके बारे में बात करूं, हमारी कंट्री में मोटे मोटे तौर पर आज की डेट में
93 के करीब जो यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। इसी के साथ में 39,931 के करीब हमारी कंट्री में कॉलेजेस हैं, 3.73 के करीब स्टूडेंट हैं, 14.16 यानी कि 14 लाख के करीब हमारी कंट्री में टीचर हैं। यानी कि मोटे मोटे तौर पर इतना बड़ा ये सिस्टम है जिसमें लगभग 1000 के करीब यूनिवर्सिटी हो गई, 40,000 के करीब कॉलेज हो गए, लगभग 3.5 या 4 करोड़ आप लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट हो गए, और लगभग 14-15 लाख के करीब टीचर हो गए। इतना बड़ा ढांचा, इतना बड़ा सिस्टम, इसे कैसे आप लोग एकदम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? तो ये आराम से आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। सबको इतने लार्ज स्केल पर लेकर कैसे चल सकते हैं? तो ये ऑल इंडिया सर्वे कंडक्ट कराया गया था, 2018-19 का डेटा बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अब थोड़ा और भी इसमें बढ़ गई होंगी, हो सकता है कुछ और चीजें भी इसके अंदर बढ़ गई होंगी। तो इनको सबको डिस्कस करके, सबके साथ में बातें करके तब आप लोगों को चीजें जो थी ऑनलाइन लेकर आनी थी, पर लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो इसके चलते बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में आज के में किसी तरीके की लर्निंग ही नहीं है, कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, ठीक है। हमारे झुग्गी झोपड़ी में कोई बच्चा रह रहा है, उनके पास में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। उनके पास में कई बार लोगों को खाने तक का जुगाड़ नहीं रहता है। स्कूल में तो चलिए फैसिलिटी मिल जाती है, कई सारे बच्चे तो इसलिए स्कूल में जाते हैं, मिड डे मील स्कूल उनको मिल जाता है स्कूल में। तो इसको कैसे आप लोग लेकर चलोगे? तो ये एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक है, इसमें ये बातें पॉइंट घुमा फिरा कर आ रहे हैं। तो पहले आप लोगों को डिस्कस करना चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए था, तब जाकर आप लोग एजुकेशन को आगे लेकर आते। अगर एजुकेशन के बारे में लिखने के लिए कुछ आता है तो इसको जरूरी यूज कीजिएगा। हमारे संविधान में 7वां शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट जो है, 1 सेंटर, दूसरी स्टेट और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। तो एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर एजुकेशन आती है। इसीलिए सेंटर के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी कंट्री में लाएगी, जो कि अभी रिसेंटली तीसरी एजुकेशन पॉलिसी थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहली और दूसरी कब आई थी ये बताइएगा। अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कुछ भी डाउट है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बाय वीर सर्च कर लेना, डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहली स्टेट लिस्ट में आता था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1976 में इसको स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया, ताकि सेंटर भी इसके ऊपर काम कर सके। तो इसलिए सेंटर के द्वारा ये लो लाया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। बाकी आज का जो आप लोगों का ये कार्टून है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, एक साइड में पेंडेमिक है और एक साइड में जो फ्यूल प्राइस है। तो दोनों हाई लेवल पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, दोनों से इंसान की जान बचाने की बात की जा रही है। 40 से 50 शब्द में इसके ऊपर आप लोग अपना व्यूज जरूर दिया कीजिए। कई सारे बच्चे अपना व्यूज देते हैं, अच्छा लगता है। आप लोग भी अटेम्प्ट कीजिए, यहाँ पर इसमें कोशिश कीजिए लिखने की। लिखा नहीं, कृत अभ्यास के सर्जत हुई सुजान, कुछ ऐसा नहीं है, वो एक दोहा है, ठीक है। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए तो आप लोग भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि आप लोग को इंप्लीमेंट करनी है। ओके, आइए अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल में क्या क्या बातें की जा रही है समझ लेते हैं। हमारी कंट्री में भी ये बोला गया कि सोशल मीडिया से हैंडल से रिलेटेड रूल हैं, उनको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो क्या रूल है और क्या क्या बातें पहले एक बार समझ लेते हैं। न्यूज में किस लिए है यहाँ पर? ये न्यूज में इसलिए है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमारी कंट्री में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन डिजिटल मीडिया एथिक कोड लाए गए, जिनको रूल 2021 बोला गया। ये जो रूल लाए गए, इसमें जो हमारे सोशल मीडिया जो भी हैंडल है या ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म है, ओटीटी बोलते हैं, जैसे अमेजन हो गया ना, प्राइम वीडियो हो गया, ठीक है, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सारी चीजें आप लोग जो यूज करते हैं, तो इनको सबको कुछ ना कुछ तरीके से पैटर्न में लाने की कोशिश की गई सोशल मीडिया हैंडल को। तो यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है हमारी कंट्री में 2000, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइन थी, तो इनसे भी ऊपर चलकर ये वाला रूल यहां पर आ गया। इनको टैकल करने के लिए लेटेस्ट वर्जन है ये, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो क्या क्या चीजें देखने को मिली, तो आप लोग यहां पर अगर और भी, वैसे हालांकि इसी वीडियो में मैं कवर कर लूंगा, वैसे ये चीजें मैंने यहां पर भी डिस्कस की थी। फरवरी के महीने में ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी, ठीक है। तो यहां पर ये जो सोशल मीडिया हैंडल है, इनको क्या बोलने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले तो यहां पर आज के दिन में अगर आप लोग बात करिए, हमारी कंट्री में जो यूनियन गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो ऑनलाइन न्यूज मीडिया पब्लिशर है, जैसे कि आज के दिन में जो एसएलवी चैनल भी है, स्टडी लवर फैमिली का ये चैनल है, इसको भी यहां पर इसके अंदर डाल दिया गया है। अगर कल को कुछ ऐसी चीजें इसके ऊपर पब्लिश करता हूं मैं, तो सस्पेंड किया जा सकता है चैनल को। चैनल के ऊपर और मेरे ऊपर भी यहां पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है अगर मैं कुछ ऐसी हरकतें करता हूं जो कि इस रूल के बाहर जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि न्यूज़पेपर और जो न्यूज चैनल है, चैनल मतलब यूट्यूब चैनल भी इसके अंदर आ गए हैं यहाँ पर ये, तो इनको यहाँ पर सेक्शन 69 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पर इनका कंटेंट जो है वो यहाँ पर हटाया जा सकता है। कोई पोस्ट ऐसी है जो गवर्नमेंट को लगती है गलत है, उसको हटाई जा सकती है। डिजिटल मीडिया जो है इसको डिफाइन किया जाता है एक तरीके से कि जो रेगुलेट किया जाता है ऑनलाइन कंटेंट, कवर करता है डिजिटल फॉर्म में, ठीक है, ट्रांसमिट करता है इंटरनेट और कंप्यूटर के थ्रू, तो डिजिटल मीडिया उसको बोला जाता है। इसमें ट्विटर या फेसबुक या फिर पब्लिशर जो भी है न्यूज और करंट अफेयर का जो कंटेंट है, करंट अफेयर कंटेंट यानी कि जो यूट्यूब पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये भी यहाँ पर इस रूल के अंदर यहाँ पर आ जाता है। यानी कि हम लोगों को भी अगर जैसे कि क्रिटिसाइज कई बार कर देते थे चीजों को, तो दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर यहाँ पर ये बातें की जा रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है यहाँ पर उसके ऊपर बोला गया था कई सारे राइटर के द्वारा कि उसको
कंट्रोल करने की कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। अगर इन रूल को हम लोग देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइन फॉर इंटरमीडिएटरीज और डिजिटल मीडिया जो एथिक कोड है, ये डिजिटल जो न्यूज मीडिया है, पब्लिशर जो है, ठीक है, उनको फॉलो करने के लिए बोला गया। प्रिंट मीडिया जो रूल है उनको फॉलो करने के लिए बोला गया, और एक तरीके से जो पुरानी गाइडलाइन है उससे अपग्रेडेड वर्जन यहां पर ये निकल कर आया। अभी न्यूज़पेपर जो है वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 के हिसाब से चलते हैं, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। फ्री हरकतें मत करना जो आप लोगों ने कम्युनिटी टैग में की है, अगर अच्छा नहीं लगता यार, रियलिटी में अच्छा नहीं लगता है। एक तो वो चीजें मैंने पढ़ाई नहीं, आप लोगों ने गलती कर दी, उसमें समझ में आता है, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, मॉर्निंग में पढ़ा रहा हूं, और आप लोग उसका क्वेश्चन 52% लोग गलत आंसर दे रहे हैं, तो मतलब सुन क्या रहे हैं फिर लेक्चर के अंदर, वो चीजें थोड़ी सी सोचने के लिए मजबूर कर रही है, ठीक है। टीवी चैनल, जो टीवी चैनल है यहाँ पर, ये केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 के अंदर इसको कंट्रोल किया जाता है। अकॉर्डिंग टू, अगर प्रपोज चेंज अभी किए गए तो ऑनलाइन जो न्यूज चैनल है, करंट अफेयर पोर्टल है, इनको अब तक किसी के अंडर नहीं लाया गया था ढंग से, ठीक है। तो अब इनको भी यहाँ पर जो कोड ऑफ एथिक्स है इसके अंडर यहाँ पर कवर किया जाएगा, और 3 टायर सेल्फ रेगुलेशन एक सिस्टम इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। 3 टायर मतलब 3 टायर में बोला गया, सबसे पहले तो आप लोग खुद सुधर जाओ, ठीक है। दूसरा बोला गया इंडस्ट्री रेगुलेटरी जो बॉडी है, ठीक है, जिसमें फॉर्मर जज सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के यहाँ पर एडिशनल मेंबर भी रहेंगे, वो चीजों को रेगुलेट करेंगे, वो देखेंगे। और ओवरसाइट एक मैकेनिज्म देखने को मिलेगी, जिसमें इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी यानी कि मिनिस्ट्री भी यहाँ पर चीजों को एनालाइज करेगी। यानी कि पहले खुद सुधरो, दूसरे नंबर पर जो इंटरमीडिएटरी जो बॉडी है वो सुधारेंगे, वरना फिर मिनिस्ट्री, पूरा मिनिस्टर सामने आएगा निकलकर, वो फिर चीजों को सुधारेगा। तो ये जो रेगुलेशन है यहाँ पर, ये बिग सोशल मीडिया हाउसेज जो हैं, ठीक है, अनलॉफुल कंटेंट अगर वहां देखने को मिलता है तो एक तरीके से स्पेसिफिक टाइम में अगर उनके द्वारा नहीं हटाया गया, यानी कि मान लीजिए फेसबुक पर कुछ गलत चीजें हैं, उनके द्वारा नहीं हटाएगी, तो कोर्ट ऑर्डर के थ्रू या फिर नोटिस अप्रोप्रिएट के थ्रू, तो फिर यहां पर टाइम फ्रेमवर्क के तहत उनको हटाना है, वरना उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बोला गया कि सेपरेट कैटेगरी रखनी है सेक्सुअल कंटेंट, अगर किसी बच्चे से रिलेटेड कोई चीजें वहां पर पोस्ट की जा रही है, सेक्सुअल कंटेंट है, तो उसके बारे में आप लोगों को बात करनी पड़ेगी, 24 आवर के अंदर अंदर आप लोगों को हटाना है, ये गाइडलाइन है। अगर इनको नहीं हटाया तो फिर आप लोगों के ऊपर इसका प्रतिबंध लगेगा, आप लोगों को झेलना पड़ेगा। और कई सारी बात बोली गई है। फर्स्ट ओरिजिनेटर, मान लीजिए कल को चलाकर मैंने कोई हैशटैग चला दिया ट्विटर के ऊपर, और यहां पर वो मैंने स्टार्ट किया, उससे पहले किसी ने वो हैशटैग नहीं डाला था, अब उसको यूज कर 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 सोसाइटी के अंदर दंगे होने स्टार्ट हो गए, तो किसने ओरिजिनेट किया? ये सोशल मीडिया जो साइट है, जब मैंने ट्विटर पर किया फिर व्हाट्सएप पे किया, तो उनको बेसिकली फर्स्ट ओरिजिनेटर को ढूंढना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में क्या होता है, जैसे व्हाट्सएप पर आप लोग जाएंगे तो वहां पर इनक्रिप्टेड डेटा रहता है। आप लोग अगर कुछ चीजें सेंड कर रहे हैं और यहाँ पर ए पर्सन बी को, तो जो भी सेंड किया जा रहा है या तो ए जानेगा या फिर बी जानेगा, बीच में कोई नहीं देख सकता। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि बीच में देखकर बताओ कि कौन किसको क्या सेंड कर रहे हैं, ताकि उसका पता लगाया जा सके। तो इसके चलते कई सारे सोशल मीडिया हैंडल ये बोल रहे हैं यार ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, हम लोग ये काम नहीं कर सकते, पर लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है कि उसकी वजह से दिक्कत हो रही है सोसाइटी में, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट भी अपनी जगह सही है, अगर सोसाइटी में कुछ गलत काम होता है तो उसको कम से कम रोकना चाहिए, पर लेकिन इतना भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट के खिलाफ भी अगर कोई कुछ लिख रहा है तो उसको भी धर दबोच लिया जा रहा है। तो एक बैलेंस होना चाहिए। तो प्रिवेंशन, डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन या फिर प्रोसिक्यूशन, पकड़ना है, जेल में ले जाना है, उसको देखना है, प्रोसिक्यूट करना है, ये सारी चीजें यहाँ पर सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया की इंटीग्रिटी को कोई हर्ट कर रहा है, वो सारी चीजें, कोई सेक्सुअल या फिर रेप से रिलेटेड, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड कोई हरकतें कर रहा है, तो यहाँ पर नोट लेस देन 5 ईयर इंप्रिजनमेंट यहाँ पर जेल में देखने को मिल सकता है। तो ये जो सारी गाइडलाइन है ये इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है हमारी कंट्री में आज के दिन। तो इसी के चलते बोला गया था कि 26 तारीख तक अगर ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं की गई, 3 महीने का टाइम दिया गया था, 26 फरवरी के करीब ये गाइडलाइन आई थी और 26 मई तक बोला गया था इनको इंप्लीमेंट किया जाए। तो कई सारी जो अभी बॉडीज हैं वो बोल रही है कि बहुत कम टाइम है इनको कंप्लाइन करने के लिए, 26 जो यहाँ पर बेसिकली 3 महीने काफी नहीं है, तो कई सारे बोल रहे हैं कि इसको लगभग 6 महीने या फिर साल भर का टाइम तो मिनिमम मिलना चाहिए था। तो अगर ये फॉलो नहीं किया तो फिर यहाँ पर अब क्या गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, क्या इनको यहाँ पर हटाएगी? तो आज से यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल जाएगी। फेसबुक ने तो साफ साफ बोल दिया कि वो यहाँ पर इनको फॉलो करेंगे, बाकी सोशल मीडिया हैंडल क्या करेंगे उसके बारे में भी कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन होगी जिसके बारे में आप लोग को याद रखना है। कुछ क्वेश्चन भी अगर आप बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज यहाँ पर आप लोग के सामने निकल कर आ रही है, ये बेसिकली मेडिसिन के बारे में बात की जा रही है। तो मेडिसिन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्या क्या बातें हैं। तो देखिए सबसे बड़े कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। मेडिसिन हमारी कंट्री में कई सारी हैं, पर लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच रही है, बहुत कम लोगों तक पहुंच पाई है। अपनी कंट्री में अगर बात करें हम लोग, लगभग 100 में से ओनली 10 लोगों को अभी यहाँ पर डोज जो है वो मिले हैं।
जबकि इसराइल के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो काफी सारे लोगों को यहाँ पर कवर कर लिया गया है, ठीक है। वैक्सीनेशन का जो परसेंटाइज है हमारी कंट्री में, नेपाल में सबसे कम, इंडिया में दूसरे नंबर पर, रशिया में फिर ज्यादा है, फिर ब्राजील में, फिर साउथ अफ्रीका, यूके, यहाँ पर काफी अच्छे लेवल पर डोजेज दिए जा रहे हैं, ठीक है, पर 100 पीपल। तो यहाँ पर अच्छे से लोगों को डोज मिल गए हैं, पर लेकिन हमारी कंट्री में अप टू द मार्क चीजें अभी तक नहीं है, ठीक है। इसराइल जो है वो लीडिंग है वर्ल्ड में, काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रहा है। लगभग 60% के करीब पॉपुलेशन जो है फुल्ली वैक्सीनेट कर दिया इसराइल ने, यानी कि 60% के करीब जो लोग हैं सबको दवाइयां दे दी हैं। अब कंपेयर तो कर नहीं सकते क्योंकि बहुत छोटी कंट्री है। हमारी कंट्री में ओनली 4% के करीब लोगों को दी गई है, वो भी अब तक फुल्ली वैक्सीनेट नहीं किया गया, किसी को सिंगल डोज मिले हैं। यूएसए के अंदर 40% के करीब हो चुके हैं, बांग्लादेश के अंदर 2% तक है ओनली, ठीक है। तो ये कुछ एरिया हैं जिनके बारे में आप लोग याद रखते हैं। यूके में 33% लोग कवर हो चुके हैं, ब्राजील में, यहाँ पर रशिया में अलग अलग डेटा है, जो चिली है उसमें 40% के करीब है। पर लेकिन जो फुल्ली वैक्सीनेटेड की बात की जा रही है और सिंगल डोज है, तो उनमें आप लोग डिफरेंस समझिएगा, ठीक है। तो ये अभी बातें की जा रही है। चैलेंज तो कई सारे हैं। देखिए हमारी कंट्री में दवाइयों को कैसे कैसे किस किस तक पहुंचाया गया, एलोकेशन क्या क्या, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वैक्सीन कैसे प्रायोरिटाइज की जा रही है, यानी कि सब लोगों तक दवाई दी जा रही है। पहले हम लोगों ने किसको दवाई देनी थी, पहले फ्रंट लाइन वर्कर जैसे नर्सिस हो गए, पुलिस स्टाफ हो गया, ठीक है, या मीडिया हाउसेज हो गए जो कंप्लीटली एक दूसरे के टच में रहते हैं रेगुलरली, तो उनको पहले वैक्सीनेट करना था, उसके बारे में बात की गई, ठीक है। इसी के साथ में फाइनेंसिंग कहां से आ रही है पैसे के लिए, कई सारे वैक्सीन नहीं खरीद पा रहे कई सारे राज्य, क्योंकि सेंटर को, स्टेट को और राज्य जो बेसिकली प्राइवेट है सबको अलग अलग से दवाइयां खरीदनी है। तो इसके चलते से पहले पोलियो की वैक्सीन जब प्रोवाइड कराई गई थी तो सेंटर के द्वारा सारी चीजें एडमिनिस्टर की गई, तो आसानी से चीज हो गई। पर लेकिन अब इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया है, तो अलग अलग पैसे में अलग अलग दवाई मिल रही है अलग अलग रेट पर, तो एक तो यही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है वो चीजें समझ में नहीं आ रही है। पब्लिक को कॉन्फिडेंस में कैसे लेकर आना है, कई सारे लोग दवाई लगाने के लिए तैयार नहीं है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको दवाइयां बेसिकली एक तरीके से होनी होती है कि मिल ही नहीं पा रही है, पर लेकिन वो बहुत ही जद्दोजहद से दवाई लगाने के लिए तैयार है। तो दवाई एक ऐसा वेपन है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं कोविड-19 को साथ में टैकल करने के लिए। तो दो चीजें हैं यार, जिनको कोविड-19 की बीमारी हो गई उनको तो आप लोग इलाज करो, दवाइयां दो, और जिनको नहीं हो गई उनको प्रिवेंट करो ताकि चीजों को कंट्रोल किया जा सके। तो ऐसा पैटर्न आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो डेटा आप लोगों के पास में होना चाहिए सारा, कि कैसे चीजों को आप लोग को एनालाइज करना है, तभी आप लोग चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। तो वैक्सीन सबको प्रोवाइड करानी है, पर लेकिन किस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो अभी यहां पर इसके लिए क्वेश्चन भी है। कोविड-19 इम्यूनाइजेशन जो ड्राइव है ये डिफरेंट है जो रेगुलर वैक्सीनेशन चलता है। इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो बात ये है कि दवाइयां ही नहीं अवेलेबल है। अब जो दवाई है वो 100% ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो एफिकेसी उनकी क्या है, तो वो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ये चीजें आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि सबसे पहले दवाइयां जो है क्या वो अप टू द मार्क है, तो वही आप लोगों को समझने की जरूरत है। पहले अप टू द मार्क नहीं है तो कैसे आप लोग लोगों को वो दवाइयां प्रोवाइड कराओगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोग को अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। इसी के चलते यहाँ पर कई सारे राज्य जो है लॉकडाउन के द्वारा बढ़ा दिए गए, अच्छी बात है, चलिए कोई नहीं, ठीक है। फ्रेश केसेज जो है वो भी डाउन हो गए, ये भी अच्छी बात है। पर लेकिन अब तक भी कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजिक फोकस नहीं आया कि कैसे कोविड-19 के साथ में लड़ना है। अभी हमारी कंट्री में B1617 जो म्यूटेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि इसके परिवार का जो ये मेंबर है, इसके परिवार में और भी कई सारे छोटे छोटे बच्चे पैदा हो गए हैं। जैसे इसका बच्चा निकल कर आ गया यहाँ पर B1617.2, B117, ये 50% लोग जो है ये वाला बच्चा जो है ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब एक नया बच्चा निकल कर आ रहा है, तो हम लोग को एक रोड मैप होना चाहिए कि जो ये इनके बच्चे पैदा हो रहे हैं इनके साथ में कैसे टैकल करना है, हमको अपने बच्चों को इनके बच्चों से कैसे बचाना है, तो वो चीजें समझनी पड़ेगी ना। तो वैक्सीन जो अवेलेबिलिटी है वो जरूरी है, वो नहीं हो पा रही है ढंग से। सेंटर की जो लीडरशिप की भूख थी कि हाँ जो भी होगा कोविड-19 के साथ में हम लोग लड़ेंगे, कभी मोमबत्तियां जलाई जा रही हैं, कभी थालियां बजाई जा रही हैं, कभी फूल बरसाए जा रहे हैं, वो वाली चीजें सारी खत्म हो गई हैं। जब सबसे ज्यादा जरूरत थी प्रोत्साहन बनाने की, तो सेंटर ने लीडरशिप की जो भूख थी वो साइड में रख दी, यानी कि सेंटर ने बोल दिया कि राज्यों को तुम संभालो, हमारे बस की बात नहीं है। यूनिवर्सल वैक्सीनाइजेशन होना था उसको साइड में रख दिया। तो अवेलेबल स्टेट के पास में एक टूल रह गया अकेला कि भाई साहब लॉकडाउन लगाओ और देखो कितना क्या कर सकते हो। सेंटर जो है वो साइड में हट चुका है। बल्कि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आगे निकल कर आए, अभी नए चीफ मिनिस्टर बने जोश में हैं। तो M.K. स्टालिन साहब के द्वारा बोला गया कि चीजों को समझने की कोशिश की जा रही है कि इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और जो गरीब तबका है सोसाइटी का उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और कैसे सोल्यूशन निकालना है। तो इनके द्वारा साइंटिफिक इंसाइट को लेकर चला गया, कम्युनिकेट करना है, मॉनिटर करना है और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करना है, जो बेसिकली मेडिकल जो इंटरवेंशन है तो उसको ढंग से लेकर चलना पड़ेगा। ब्रिटेन के अंदर बोला गया कि 60% लोगों के द्वारा दवाई दी गई कोविशील्ड, तो उनको कुछ गैप दिया गया 2 से 3 वीक का। हमारी कंट्री के अंदर 12 से 16 वीक तक का कर दिया यहाँ पर, तो बोला जा रहा है गलत है यहाँ पर, ये इतना लंबा नहीं देना चाहिए। हम लोग को समझना चाहिए कि हमारी कंट्री में क्या प्रॉब्लम है। ऐसे थोड़ा ना कि उन्होंने ये कर दिया तो हमारी कंट्री में सेम दिक्कत है। उनका नेचर कुछ और है, उनकी बॉडी कैसी है, हमारी बॉडी कैसी है, हमारी यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, तो वो चीजें करनी पड़ेंगी ढंग से।
स्टेट जो है उनको इमीडिएटली यहाँ पर जो लॉकडाउन प्रोटोकॉल को ढंग से फॉलो करते हुए जो और दिक्कतें उनको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जो शटडाउन करनी चाहिए नॉन एसेंशियल जो नॉन एसेंशियल दुकानें, ठीक है, कंप्यूटर की, लैपटॉप की, ये सारी जो दुकानें, हालांकि कंप्यूटर तो एसेंशियल प्रोडक्ट में आज के डेट में आ चुका है, पर लेकिन फिर भी जैसे कपड़े वाली दुकान होगी बाद में खरीद लेना, कोई नहीं भाग रहे हैं, ठीक है, इसी के इनको बंद कर देना चाहिए। एनकरेज करना चाहिए जो ताकि गांव तक भी, लोकल एरिया में भी सामान पहुंचाया जा सके। स्टेट सेल यहाँ पर जो है उसको बेसिकली लोगों तक पहुंचाना चाहिए, घरों तक लोगों की डिलीवरी पहुंचानी चाहिए और मॉनिटर करना चाहिए अगर कोविड-19 से रिलेटेड कोई दिक्कत निकल कर आ रही है। डोमेस्टिक वर्कर को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, वैक्सीनेशन उनको देनी चाहिए, फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, और सप्लाई वैक्सीन जो है वो भी प्रॉपर वे में होनी चाहिए। तो इनहेंस करना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क को ताकि लोगों तक चीजें पहुंचाई जा सके। तो आसान नहीं है, वो नहीं कहते कि वॉर फ्रंट पर आप लोगों को काम करना पड़ेगा तब जाकर चीजें सुधर पाएंगी। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली बात कर रहे हैं किसके बारे में, ये बात कर रहे हैं यहां पर म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। म्यूकोरमाइकोसिस जो है बोला जा रहा है कि ये काफी बड़ी थ्रेट सामने निकल कर आ रही है, पर लेकिन ये प्रिवेंटेबल डिजीज है। ये मैक्सिमम उन लोगों को देखने को मिल रही है जिनमें स्टोरेज जो है बहुत ज्यादा सामने निकल कर आया है। मैंने आप लोगों को बताया भी था, कई सारे बच्चे ने बोला सर वो पिक्चर मत दिखाया करो, ठीक है, एक नॉर्मल पिक्चर आप लोग देख लीजिए। वैसे मेरा पर्पज बेसिकली यही था कि ताकि आप लोग उसकी ग्रेविटी समझ सकें। अभी यहां पर हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया, हर्षवर्धन साहब के द्वारा, कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 जो है उसको इंप्लीमेंट करो, क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस जो है कई एरिया में अभी फैलती हुई नजर आ रही है। कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनको व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस जैसी बीमारी देखने को मिल रही है, इनको फंगल इन्फेक्शन बोला गया है। तो ये फंगल इन्फेक्शन जो ब्लैक फंगस है, ये फंगल इन्फेक्शन जो है ये जिसकी वजह से होता है वो एक तरीका जो फंगस है जिसका नाम रखा गया है म्यूकोरसाइटिस, ठीक है। और यहां पर जो व्हाइट फंगस है ये हो रहा है यहां पर कैंडिडा। तो दोनों के अलग अलग यहां पर फंगस है, इनके नाम याद रखना। क्वेश्चन बन जाएगा तो ये मत बोलना सर क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, रिवीजन करते रहोगे तो नहीं बोलोगे, ठीक है। भूले नहीं हो ना, हाँ बिल्कुल सही बात है, नहीं भूलना है, ठीक है। याद रखना ही चीजें इतनी बार रिपीट कर चुका हूं, ये मत बोलना, फिर भी गलत क्वेश्चन करते हो, डंडा लाकर उठाना पड़ेगा, मुर्गा बनाऊंगा सबको, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर स्किन के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, मुंह के ऊपर, गले के ऊपर और भी प्राइवेट पार्ट्स में दिक्कत डालता हुआ नजर आता है, ठीक है। बाकी बॉडी के अंदर अगर घुस जाता है तो ऑर्गन, किडनी, हार्ट, ब्रेन जैसी चीजों पर भी इंपैक्ट डालता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो स्टेरॉइड पे चल रहे हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो ये था किसको भी कितनी भी सारी दवाई दे दो, स्टेरॉइड दे दो, वो चलती रहती थी चीजें, पर उसकी वजह से इंपैक्ट देखने को मिल रहा है अब दूसरा। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी कि इसको कैसे कंट्रोल करना है, ये इंपैक्ट आप लोग अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी जाकर चीजें सुधरेंगी, पहली बात। दूसरी बात यहां पर ये कि अब बिना जाने पहचाने आप लोग खुद को डॉक्टर नहीं बनना है अपने आप से, तो ये समझना पड़ेगा आप लोगों को कि डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयां लेनी है। इसलिए पहले घर में बैठकर खुद से डॉक्टर की दवाई बन गए वो नहीं कर रहे हैं। कोई भी दवाई लेनी है पहले कंसल्ट कर लीजिए डॉक्टर के साथ में, तभी दवाई लेनी है, वरना और नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहे हैं पैलेस्टीन के बारे में। तो वन स्टेट सॉल्यूशन की बात की जा रही है, वे फॉरवर्ड, यानी कि देखिए अगर पहले पैलेस्तीन के बारे में बात करें तो 100% यहां पर पैलेस्तीन था, ठीक है। फिर लाकर यहां पर बात करें 1947 में इजराइल बन गया, आगे चलकर कंडीशन खराब होनी स्टार्ट होगी। आज के डेट में 15% से भी ज्यादा यहां पर जो पैलेस्तीन बचा हुआ ओनली, बाकी का इजराइल आ गया सारा। तो ये जो प्रॉब्लम चल रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा क्रिएट कर दी गई। 4 साल तक ये बंदा रहकर गया, इसके द्वारा बोला जा रहा है कि पूरा सपोर्ट किया गया इजराइल को। तो इजराइल के द्वारा काफी लार्ज स्केल पर यहां पर एक तरीके से, पहले इनकी जो कैपिटल थी वो तल अवीव थी, हमारी एम्बेसी भी यहीं पर है, डोनाल्ड ट्रंप ने जेरूसलम करा दी, तो कंडीशन काफी बुरी देखने को मिली। इजराइल जो है बेसिकली जो जूइश कम्युनिटी रहती है, देखिए पहले ये थी इधर भीतर इधर उधर ऐसी रहा करती थी, पर लेकिन इनको लगा कि अपनी कोई लोकेशन होनी चाहिए जहां पर हम लोग को रहना है। ज्यूस को काफी लार्ज स्केल पर हिटलर के द्वारा भी मारा गया, तो इनको लगा अपनी भी एक कंट्री होनी चाहिए। तो इनके द्वारा मिलकर एक इंपॉर्टेंट जगह लोकेशन खोजी गई जेरूशलम, क्योंकि ये इजराइल कम्युनिटी के लिए, जो ज्यूस है उनके लिए भी एक धार्मिक स्थान है, मुस्लिम के लिए भी, क्रिश्चियन के लिए भी धार्मिक स्थान है। तो इनके द्वारा यहां पर आकर अपना जमीन खरीदनी स्टार्ट कर दी गई। खरीदते खरीदते इतने लेवल पर पहुंच गए कि आज के डेट में यहां पर ये पूरा देश खरीद चुके हैं और खरीद कर चुके हैं, कैप्चर भी करने स्टार्ट कर दिया। तो इसके चलते अभी यहां पर कई सारे बोलते हैं 2 नेशन की थ्योरी होनी चाहिए। 2 नेशन मतलब इजराइल और पैलेस्तीन 2 कंट्री होनी चाहिए। इजराइल होना चाहिए बेसिकली जो ज्यूज के लिए, और पैलेस्तीन होना चाहिए क्रिश्चियन के लिए, वो सॉरी उसके मुस्लिम के लिए। पर लेकिन रियलिटी में वो अब तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया, 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं इन चीजों को देखते देखते। अगर 1 नेशन थ्योरी इंप्लीमेंट की जाए, देखिए यहां पर अभी जैसे कि क्या किया गया, आज के दिन में हम लोग इजराइल को इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इजराइल को यह माना जाता है कि उसने इस एरिया को आकर कैप्चर किया है, पहले पैलेस्तीन था। अगर हम लोग इजराइल को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं
कल को खुलकर इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया हम लोग पाकिस्तान के द्वारा जो हमारा कंट्री का पोर्शन ऑक्युपाइड कर रखा ना, पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, ठीक है, तो हम लोग उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि ये भी तो एक फोर्सफुल यहाँ पर पैलेस्टीन आकर यहाँ पर जमा, ठीक है। 1947 से पहले कुछ नहीं था यहाँ पर ज्यादातर चीजों को देखा जाए तो इसी तरीके से कल को चलकर पाकिस्तान को भी एक तरीके से वैलिडेशन दे दिया हम लोगों ने, ऐसा लगेगा, ठीक है। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको हम लोग को एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। तो अभी किस तरीके से यहाँ पर चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो उसके चलते सबको मिलकर साथ में आना चाहिए, शांति बनाकर कैसे रखनी है, मैक्सिमम सॉल्यूशन क्या होना चाहिए वो हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो उसी के बारे में बात की जा रही है घुमा फिरा कर, तो वही सारी बातें एक हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। आंसर क्या है यहाँ पर इसका, ये है आंसर है लाओस, ठीक है। आंसर देख लीजिए आप लोग, बी है यहाँ पर आंसर, तो लाओस हो गया यहाँ पर जो कि लैंडलॉक कंट्री है यहाँ पर। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ये यहाँ पर स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है। और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करते रहिए और पानी वगैरह पीते रहिए अच्छे से, और आसपास सफाई रखिए। पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।